पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ये शाश्वत सत्य है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर है जबकि भारत विक्टिम। लेकिन पाकिस्तान अपने गिरवा में झांकना ही नहीं चाहता। वो टेररिस्ट पर कार्रवाई करने की बजाय भारत से भिड़ने की तैयारी में जुटा है। भारत पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है, अनर्गल इल्जाम लगा रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर उकसावे में जुटा। इन्हें नामी ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज लगातार 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन करती पाई गई। इसका जवाब भी इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है। ये तो दो देशों का मामला हुआ, लेकिन इस तनाव की आंच बाकी दुनिया तक भी पहुंच रही। कई देशों ने अपनी लाइन लेंथ तय कर ली है क्योंकि भारत पाकिस्तान विवाद से उनके हित जुड़े हैं। जैसे 26 अप्रैल को तुर्की का एक मिलिट्री कार्गो प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ। कहा गया कि पाकिस्तान को हथियार भेजे जा रहे हैं। बवाल बढ़ने के बाद तुर्की ने कन्नी काट ली। कहा कि प्लेन ईंधन भरने के लिए रुका था और कोई बात नहीं थी, तेल लिया और चलते बने। वहीं इजराइल ने भारत के राइट टू सेल्फ डिफेंस का समर्थन किया है। भारत पाकिस्तान विवाद में कौन सा मुल्क किसकी तरफ खड़ा है और अगर जंग हुई तो कौन किसका साथ देगा और इस जंग का दुनिया पर क्या असर हो सकता है, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव देख रहे हैं और ये है हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। राजदूत में आज बात भारत पाकिस्तान विवाद की। पहले बैकग्राउंड आपको बता दें, आप जानते ही हैं, एक क्विक रिकैप है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने 26 लोगों का कत्ल किया। 26 में से 25 लोग हिंदुस्तान के थे जबकि एक व्यक्ति नेपाली नागरिक था। इस हमले में 4 आतंकवादियों के शामिल होने की खबर है, जिसमें से 2 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, बाकी 2 स्थानीय हैं। इन सब की तलाश चल रही है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही नया रूप है। लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया हाफिज सईद है जो हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में है। लश्कर-ए-तैयबा का नाम पार्लियामेंट अटैक और 26/11 के मुंबई टेरर अटैक समेत कई बड़े हमलों में आ चुका है, मगर पाकिस्तान सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। बहरहाल 25 अप्रैल को TRF अपने दावे से पलट गया। उसने नया बयान दिया कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडिया ने साइबर अटैक किया था और उन्होंने हैक करके हमारा नाम ले लिया। पहलगाम हमले से हमारा कोई संबंध नहीं है। मतलब कुछ भी चल रहा है। अब आप सोचिए कि इनका कहना है कि इंडिया ने हैक किया, लेकिन ये समझने में TRF को 3 दिन लगे, वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सिंधु संधि रद्द हो गई, आर्टिलरी शेलिंग चालू हो गई। अब ये जान लेते हैं कि भारत ने अब तक किया क्या किया। उसने इंडियन वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रखा है, हमने राजदूत में बताया था। अटारी लैंड बॉर्डर सील कर दी गई है। जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें मियाद दी गई है कि आप चले जाइए। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान से अपने कई डिप्लोमैट्स हिंदुस्तान वापस बुला चुका है। 25 पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को जाने के लिए कहा गया अपने मुल्क वापस। भारत ने G20 देशों के राजनयिकों को बुलाया है और ब्रीफ किया है, बैठा के बताया कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर लगातार विदेशी नेताओं से बात कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन जुटा रहे हैं। लगभग 140 देशों ने पहलगाम टेरर अटैक की कड़ी निंदा कर दी है और कम से कम 16 शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री को खुद फोन किया है हमारे। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता जो हैं शामिल हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस पहलगाम अटैक के वक्त हिंदुस्तान में ही थे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फुल सपोर्ट देने की बात की। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड और FBI के मुखिया आकाश पटेल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का वादा किया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों मुल्क आपस में ही बैठकर मसला सुलझा लेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अमेरिका के अलावा इजराइल ने भी हिंदुस्तान को खुलकर सपोर्ट किया है। उसने कहा है कि हम हिंदुस्तान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। 28 अप्रैल को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने ब्राजील जाने वाले थे, यानी डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल। लेकिन पहलगाम अटैक के मद्देनजर दोनों ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। डॉक्टर जयशंकर की जगह विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी डम्मू रवि ने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने पहलगाम अटैक की तरफ ब्रिक्स देशों का ध्यान दिलाया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फंडिंग, टेरर सपोर्ट के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांगा। 28 अप्रैल को हिंदुस्तान ने फ्रांस के साथ 26 रफाल मरीन जेट्स की डील पर साइन कर दिया। ये डील लंबे समय से पेंडिंग थी, बात चल रही थी, लेकिन जो साइनिंग की टाइमिंग है उसको लेकर अब लोग बात बना रहे हैं। भारत के पास पहले से 36 रफाल फाइटर जेट्स हैं। इन्हें इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। जो नए जेट्स आएंगे 2030 तक आएंगे, इन्हें इंडियन नेवी को दिया जाएगा। रफाल मरीन ये डेक पर लैंड कर सकते हैं कैरियर के।
28 अप्रैल को हिंदुस्तान की सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी बैन किया। इन पर हिंदुस्तान विरोधी कंटेंट के प्रचार प्रसार का इल्जाम। इसके अलावा कई एक्स अकाउंट्स को भी भारत में बैन किया गया है। 29 अप्रैल को सरकार ने जम्मू कश्मीर के 50 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस को टूरिस्ट्स के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जो नैरेटिव चला रहा है उसमें चीन को शामिल कर लिया उसने। चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिला ही लिया है। ऑब्वियसली आयरन ब्रदर्स बोलते हैं वो। उसने पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा को अपना समर्थन दिया है। हमने आपको राजदूत में पहले भी बताया था। इससे पहले चीन ने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की थी, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम लेने से बचा। पहले भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करता रहा है। चीन के सपोर्ट की सबसे बड़ी वजह उसके व्यापारिक हित है। पाकिस्तान उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ग्वादर के जरिए चीन इंडियन ओशन तक पहुंचने के फिराक में। इसके अलावा वो पाकिस्तान का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के तौर पर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह उसका भी भारत के साथ सीमा विवाद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो इस मौके का फायदा अपने हित में करना चाहेगा। चीन के अलावा तुर्की ने भी प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दिया है। हालांकि उसने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन की मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने की चाह पब्लिक है और उन्हें पाकिस्तान के नज़दीक इसीलिए देख लिया जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, स्पेशली कश्मीर को लेकर। चीन और तुर्की के अलावा अजरबैजान भी पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। पाकिस्तान ने नगोर्नो काराबाख विवाद में अजरबैजान का समर्थन किया है। इस वजह से अजरबैजान उसका सपोर्ट कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से परिस्थिति बदली है। अजरबैजान ने हिंदुस्तान के साथ संबंध मजबूत किए हैं। वो कश्मीर मुद्दे का जिक्र करने से भी अब बचता है। इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट्स हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में ये स्वीकार भी कर लिया पब्लिकली कि उनका देश आतंकवादियों को पालता पोसता आया है। उन्हीं ख्वाजा आसिफ ने 28 अप्रैल को कह दिया कि अगले 48 घंटों में भारत हमला कर सकता है। इसे लेकर पाकिस्तान के अंदर उनकी लानत मलानत शुरू हो गई। बाद में उन्होंने सफाई देने की कोशिश की और कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। कितने क्यूट हैं ये। आप ये समझते हैं कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का बाकी दुनिया पर क्या असर हो सकता है? पहले पाकिस्तान के संदर्भ से समझते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। यूं तो सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने कोई राजकीय धर्म नहीं बनाया। इसके बरक्स पाकिस्तान मूल रूप से धार्मिक आधार पर ही बना है और धर्म उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। दूसरी बात, पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कई इस्लामिक देश उससे ज्यादा अमीर और प्रभावशाली हैं, तुर्की है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान को बाकियों पर एक एज देता है। भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में न्यूक्लियर वॉर का खतरा रहेगा, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस पर है। सभी लोग कह रहे हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल होना चाहिए। तीसरा बिंदु, जब जब पाकिस्तान में अस्थिरता आती है, उनकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम आती है, तब तब वो आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं, खेती तेज कर देते हैं। इसके 78 सालों के इतिहास में कई बार हो गया। खासकर मिलिट्री जनरल्स जब जब वहाँ ताकतवर होते हैं, इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। वैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास ही वहाँ सत्ता रहती, फिर भी जब सिविलियन सरकार मजबूत होती है तब लोक लाज में टेररिज्म पर थोड़ी बहुत लगाम वहाँ पे रही भी है हिस्ट्री में। इस समय जैसे हालात बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। फौज ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है। हिंदुस्तान के मोर्चे पर अगर वो पिटी तो उनका पब्लिक सपोर्ट घट सकता है, उनके खिलाफ विद्रोह की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में सत्ता अपने हाथों में लेने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज कारगिल वॉर के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही कर चुकी है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आप समझ लीजिए, भारत आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एरिया में हम आते हैं 7वें नंबर पे, है ना। अपनी जीडीपी दुनिया में 5th नंबर पे है और जो फौज है वो 4थे नंबर पर आती है साइज में। भारत भी परमाणु शक्ति से संपन्न है। कुछ चुनिंदा देशों में से है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में विपरीत पार्टियों से संबंध रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रूसो यूक्रेन वॉर देखेंगे तो हम रूस से भी बात करते हैं, यूक्रेन से भी बात करते हैं। इन सब के अलावा भारत एक बड़ा मार्केट है कॉमन गुड्स के मामले में भी, और वेपन्स को लेके भी हम बहुत पैसा हथियारों पर खर्च करते हैं। चीन और अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से हम ही हैं। यूरोप और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की हम कोशिश में, और जिस रूस पर वेस्ट ने भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, भारत उससे बहुत व्यापार करता है, स्पेशली ऑयल में। ये भारत की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफी है कि इंडिया के एनिमीज नहीं है कहीं भी। भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। सऊदी अरब और इंडिया आगे पीछे रहते हैं।
रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका, इन सब देशों से हम बहुत वेपन्स लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में इन देशों की डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी। यूएस वैसे भी भारत पर डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जोर दे रहा है। ट्रम्प कह चुके हैं कि आप और हथियार लो, लेकिन इससे उनके ट्रेड रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। साउथ एशिया में अशांति लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है किसी का, हमारे भी और जो हमें वेपन्स बेचते हैं उनके लिए भी। एक और बात है, अमेरिका, रूस और इजराइल पहले से अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं, इसलिए वो इस लड़ाई में एक्टिव पार्टिसिपेशन से बचना चाहेंगे। इजराइल ने हिंदुस्तान के सेल्फ डिफेंस का समर्थन तो किया है, कारगिल में हमें हेल्प भी किया था, लेकिन इस बार किस हद तक जाएगा अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग गाजा में बिजी हैं। रूस और यूएस की टॉप लीडरशिप ने अभी तक कोई पाला चुना नहीं है, दोनों पक्षों से शांति की ये अपील कर रहे हैं। यूएस ने तो अभी तक भारत में अपना राजदूत भी नहीं भेजा है, इसलिए अमेरिका के एक्टिव सपोर्ट की उम्मीद कम है। ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमैटिक सपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही होगा। ग्लोबल लेवल पे यूएस की कोई भी मदद आप लिख के ले लीजिए कि बिना कंडीशन के नहीं आती है। इन सब के बीच भारत सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में एक्शन दिख भी सकता है। ये एक्शन भारत की अपनी क्षमता का प्रदर्शन होगा। इससे भारत की आतंकवाद से लड़ने की क्षमता और उसकी ग्लोबल पोजीशन भी निर्धारित होगी कि वो इस तरह की हरकतों का जवाब कैसे देता है। पाकिस्तान का अध्याय अब हम यहाँ रोक रहे हैं, लगातार बात होगी, लेकिन अभी की अपडेट्स इतने हैं। एक बोनस खबर आपको बता दें, कनाडा से खबर है। कनाडा में आम चुनाव का नतीजा स्पष्ट हो गया है। इसमें सत्ताधारी लिबरल पार्टी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री ने बधाई भी दे दी है। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऑलमोस्ट तय। लिबरल पार्टी को बहुमत के लिए 172 सीटों की जरूरत है। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त 343 में से 312 सीटों की गिनती हो गई थी। लिबरल पार्टी को इसमें से 154 सीटें मिल गई हैं। अगर उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उनको दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ सकती है। इस बीच मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी हार स्वीकार की है। पार्टी के नेता पियरे पॉलिवर ने कहा कि वो सरकार की जवाबदेही तय करते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा विरोधी पॉलिसीज का मिलकर मुकाबला करेंगे। एक और विपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी में भारी उथल-पुथल मची है। जगमीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इतनी बुरी हार, अपनी सीट तक वो बचा नहीं पाए हैं। कई ऐसे बयानों के लिए जगमीत की आपने चर्चा सुनी है जिन्हें एंटी इंडिया माना गया। एनडीपी सितंबर 2024 तक जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन सरकार में सहयोगी की भूमिका में थी। फिर उन्होंने समर्थन वापस लिया, जिसके बाद ट्रूडो सरकार अल्पमत में आई। इसके चलते ट्रूडो पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। लिबरल पार्टी के अंदर भी विद्रोह चल ही रहा था। इन सब के बीच ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही थी और आखिरकार जनवरी 2025 में ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। जब तक नए लीडर का चुनाव नहीं होता तब तक वो कुर्सी पर बने रहने वाले थे। लिबरल पार्टी की लीडरशिप इलेक्शन से कुछ समय पहले ही कनाडा के पड़ोस में सत्ता परिवर्तन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति भी बन गए। राष्ट्रपति बनते ही कनाडा को अमेरिका में मिलाने पर जोर देने लगे। विरोध हुआ तो उन्होंने कनाडा पर अंधाधुंध टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने मुकाबला किया। इस दौरान ट्रूडो और लिबरल पार्टी की रेटिंग बढ़ने लगी। जल्द ही लोगों के फेवरेट बनने लगे फिर से, लेकिन मार्च में जाना पड़ा क्योंकि लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया लीडर चुन लिया था। प्रधानमंत्री बनने के 9 दिन बाद ही कार्नी ने कनाडा में आम चुनाव की घोषणा कर दी। आम स्थिति में चुनाव अक्टूबर में होता है इसी साल, लेकिन कार्नी अचानक हासिल हुई लोकप्रियता को भुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्नैप इलेक्शंस का ऐलान करवा दिया और रिजल्ट उनको सूट कर रहा है। कनाडा के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप खबरगांव के साथ बने रहिए। इसी के साथ अभिषेक का लिखा इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।